हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम सलीम रिजवी है। आज हम लोग इमिग्रेशन का जो क्राइसिस यहाँ अमेरिका में चल रही है उस पर बात करते हैं। पिछले कई सालों में यहाँ देखा गया है कि इंडिया से भी जो सदर्न बॉर्डर है अमेरिका का, वहाँ से लोग क्रॉस कर रहे हैं काफी बड़ी तादाद में। 2014 से कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा ये अब ये पिछले साल हुआ, जो अभी हाल में अक्टूबर में जो फिस्कल ईयर खत्म हुआ है। इतने लोग क्यों आ रहे हैं इंडिया से, और प्रोसेस क्या होता है यहाँ पर आने के बाद? असाइलम लेना है तो क्या लोग आके करते हैं? जब उनको डिटेंशन में रख दिया जाता है तो फिर क्या होता है? तो इस सिलसिले में वहाँ सैन डिएगो और तिjuana जो है वो मेक्सिको का शहर, तो उस इलाके का जो बॉर्डर है वहाँ पर भी काफी इस तरह के केसेस देखे गए हैं। और सैन डिएगो के एक वकील साहब से बात की है मैंने, तो उनसे ये पूछा कि भाई क्या ये पूरा मामला है। तो अटर्नी सज्जाद हुसैन साहब, बताएं कि क्या ये पूरा माइग्रेंट क्राइसिस का मामला है? पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं, इतना फोकस क्यों अभी हो रहा है? ये पहले भी होता रहा है माइग्रेशन। इश्यू जो है वो माइग्रेशन का यूएस में तो खैर हमेशा से ही आपको पता है कि एक बड़ा सेंसिटिव इशू रहा है और इस पर डिबेट चलती रही है। अभी स्पेशली साउथ एशिया से काफी ज्यादा ट्रेंड हो रहा है, लोग आ रहे हैं और बहुत सारे जो है अब डिटेन्ड भी हैं। स्पेशली इंडिया के पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं तो इधर मैंने देखा है कि पिछले 1-2 साल के अंदर मुख्तलिफ मकतबा है फिक्र के और मुख्तलिफ रेस के या नेशनैलिटी के लोग हैं जो आ रहे हैं। कोई एक फैक्टर मेरे ख्याल में उसमें नहीं है, बहुत सारे उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। मसलन पिछले कुछ अरसे में जो सबसे बड़ा ट्रेंड देखा गया है वहां से हिजरत करने वालों का, वो मुसलमान जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनका है। एक बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं और उनके साथ मोस्टली जो मेरी डिस्कशन हो रही है कि क्या मसाइल हैं, क्यों आप जो है छोड़ के आ रहे हैं। या बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पिछले काफी अरसे से इंडिया से बाहर थे लेकिन उनका प्लान ये था कि अल्टीमेटली वो इंडिया में जाके ही सेटल होंगे। लेकिन अब पिछले 2-3 साल के अंदर जो इंडिया के अंदर जो तब्दीलियां आई हैं उसकी वजह से उन्होंने फैसला किया कि वापस जाने की बजाय हम यहाँ पर असाइलम सीख करेंगे, अगर यहाँ पर असाइलम मिल जाता है तो। उसमें वो जो है मुस्लिम और वहाँ पर आबादी है, उनके सियासी तौर पे वो दुरुस्त है या गलत है वो एक अलग डिबेट है। लेकिन एक बहुत बड़ा वो फैक्टर है जिसकी वजह से लोग जो है वो वहां से हिजरत करके अमेरिका के अंदर आ रहे हैं और यहाँ पर असाइलम सीख कर रहे हैं। दूसरा जो बड़ा ग्रुप पिछले अरसे में मैंने देखा है और बहुत बड़ी तादाद में है, वो सिख कम्युनिटी के लोग हैं। और पिछले आप कह सकते हैं कि 2020-21 से पहले जो है वो इतनी बड़ी तादाद में, या एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में जो है सिख लोग जो है वो हिजरत करके अमेरिका के अंदर आ रहे हैं। मसलन मैंने देखा है कि ग्रुप्स की शक्ल में लोग आ रहे हैं, 8-8, 10-10 के ग्रुप्स हैं। इधर हमारे करीब जहाँ पर अभी मैं बैठा हुआ हूँ जो सैन डिएगो है कैलिफोर्निया, और इधर दो डिटेंशन सेंटर्स हैं। एक उटेम ऐसा डिटेंशन सेंटर है और एक इंपीरियल रीजनल डिटेंशन सेंटर है। तो मैं मोस्टली वंस अ वीक विजिट करता हूँ डिटेंशन सेंटर का, और जब भी मैं जाता हूँ पता चलता है कि 8-10 नए लोग जो सिख हैं वो इधर आए हुए हैं। और उनके साथ जब इत्तेफाक होता है बात करने का तो मोस्टली उनका जो मौकफ होता है कि वो क्यों असाइलम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो यही कहते हैं जी कि जो सियासी वहां पर मसाइल हैं, जो एक बड़ी तब्दीली आई है बीजेपी की सूरत में, तो वो जो किसी हद तक इख्तलाफात थे वो इख्तलाफात से बढ़ के जो है वो किसी तरह की पॉलिटिकल एनमिटीज में कन्वर्ट हो गए। वो इख्तलाफात से ज्यादा जो है दुश्मनियां, और फिर उसकी बेस पे, रेस की बेस पे, एथनिसिटी की बेस पे जो फसादात हैं, वो कहते हैं कि उसकी शक्ल इख्तियार कर रहे हैं, जिस वजह से उनको मजबूरन जो है वहां से हिजरत करनी पड़ रही है। एक और जो एक छोटी तादाद में लोग हैं लेकिन वो भी बहुत बड़ी तादाद में है, वो फीमेल्स हैं जो किसी भी वजह से वहां पर डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई, या उनकी फैमिलीज ने उनकी मर्जी से जो अपनी शादी करना चाहती थी। फॉर एग्जाम्पल, एक हिंदू लड़की है वो किसी मुसलमान लड़के से शादी करना चाहती थी या की है, तो उसकी वजह से उनके जो प्रॉब्लम्स आए हैं, उनकी फैमिली जो है उनके खिलाफ हो गई है, तो वो भी किसी हद तक एक ग्रुप है जो हिजरत करने पे मजबूर है और इधर वो असाइलम सीख कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में मल्टीपल फैक्टर्स हैं, किसी एक फैक्टर को आप नहीं कह सकते। लेकिन अगर उसका मेरे ख्याल में कोर अगर देखा जाए तो यही है कि जो इंडिया के अंदर जो तब्दीली आई है, सियासी तब्दीली आई है पिछले कुछ अरसे के अंदर,
उन्होंने मुख्तलिफ जो मकबा फिक्र के लोग हैं उनको ये सोचने पे मजबूर किया है कि शायद हम और हमारी आने वाली नस्लें अब वहां पर उस तरह से सेफ नहीं है जिस तरह से वो पहले समझते थे। तो ये असाइलम के जो सीकर्स आते हैं, तो ये कानूनी तरीका क्या है कि अमेरिकी बॉर्डर में आना है तो उसको क्रॉस करके असाइलम लेना है या सिर्फ पोर्ट्स ऑफ एंट्री पे ही जाके लेना है? थोड़ा बताइए कि लीगली क्या होता है ये। जो यूएस गवर्नमेंट है उनकी तो प्रायोरिटी यही होती है कि लोग जो बाहर से आ रहे हैं वो प्रॉपरली लॉ को फॉलो करें, पोर्ट ऑफ एंट्री पे आए और वहां पर आके जो सीबीपी के एहलकार हैं उनको कहें जी कि हम यहाँ पर असाइलम सीख करना चाहते हैं, तो इस वजह से हमें यूएस के अंदर आने की इजाजत दी जाए। लेकिन उसके अंदर अब मसाइल ये आते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग जो हैं जो जो कि यूएस के बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर आप कभी मैक्सिको जाने का आपका इत्तेफाक हो, ये हमारे बिल्कुल साथ ही बॉर्डर है, तो वहां पर लोगों ने मैक्सिको वाली साइड के ऊपर बॉर्डर के ऊपर टेंट्स लगाए हुए हैं और उन टेंट्स में बैठे हुए हैं अपनी बारी के इंतजार में। और कई कई महीनों से वो उन टेंट्स के अंदर हैं। हजारों की तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं। तो एक तो ये वाला फैक्टर है जिस वजह से लोग समझते हैं कि कानूनी तौर पे बॉर्डर पे आके जो है वो असाइलम की रिक्वेस्ट करना जो है वो इतना आसान काम नहीं है। और फिर मैक्सिको वाली साइड पे अपने मसाइल हैं कि जो लोग वहां पर होते हैं वहां पर क्राइम है, गैंग्स हैं, बाजू का लोग जो वहां पर इंतजार कर रहे होते हैं उनके ऊपर अटैक्स होते हैं। तो इस वजह से भी लोग जो है वो मुनासिब नहीं समझते कि ये उनके लिए महफूज है कि वहां पर इतना लंबा सा इंतजार करें। तो इस वजह से लोग जो है वो चूंकि बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत ज्यादा मसाइल होते हैं, तो बॉर्डर के जरिए आने की बजाय वो फिर कोशिश करते हैं कि कहीं से जहां से भी उनके लिए पॉसिबल हो, कोई दरिया है या फेंस है, वहां से क्रॉस करके वो यूएस के अंदर आ जाएं। और जब वो यूएस के अंदर होंगे आते हैं तो फिर नॉर्मली जो होता है कि सीबीपी के एहलकार उनको अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट करके उनको वो डिटेंशन सेंटर होते हैं, इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर, उनमें ले जाते हैं। तो उनसे वो फिर पूछते हैं कि आप क्यों यूएस के अंदर आए हैं। उनसे जो प्रोसेस होता है, पूछते हैं कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, नेशनैलिटी क्या है, अगर आप यूएस के सिटीजन नहीं हैं तो क्या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं यूएस के अंदर लीगली रहने के। वो कहते हैं कि नहीं है। तो फिर वो उनसे पूछते हैं कि आप क्यों यूएस में आए हैं। तो नॉर्मली लोगों का रिस्पांस होता है जी कि हम फलां मुल्क से हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं या बांग्लादेश से हैं, लेकिन वहां पर हमारी जिंदगी को खतरा है और हम यहाँ पर असाइलम सीख करना चाहते हैं। तो वो फिर जब ये स्टेटमेंट देते हैं तो उसके बाद वो फिर उनको एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं जिनको वो नोटिस टू अपीयर कहते हैं। नोटिस टू अपीयर का ये मतलब होता है कि आप यूएस के अंदर गैर कानूनी तौर पे मौजूद हैं, तो आप बताएं कि आपको यूएस से रिमूव क्यों ना किया जाए। और साथ ही उनको जो है कोर्ट की डेट भी देते हैं और फिर वो लोग जो है वो कोर्ट में जाके उस नोटिस को डिफेंड करते हैं या उसके रिस्पॉन्स में फिर अपनी असाइलम एप्लीकेशन पे फाइल करते हैं। एक तो तरीकाकार ये होता है। अच्छा, इस मौके पे एक चीज ये क्लैरिफाई कीजिएगा कि वो लोग जो सीबीपी रोकती है बॉर्डर पे, जो गैर कानूनी तौर से जो किसी नदी के जरिए या फेंस के जरिए आ रहे हैं, तो क्या उनके पास कोई कागजात होते हैं या वो सिर्फ बगैर कागजात के पहुंचते हैं? उसमें दो दो तरह के लोग होते हैं। कुछ तो हैं होते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें पासपोर्ट है, कोई आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है। फिर अगर वो किसी बेस पे असाइलम सीख कर रहे हैं तो उसकी सपोर्टिंग एविडेंस भी बाज़ औक़ात होती है। लेकिन ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम होती है। आप कह लें कि मेरे एक्सपीरियंस के अंदर आया है कि 60 to 70% जो लोग आते हैं उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। और उनसे जब मैं पूछता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स का क्या हुआ, तो वो कहते हैं जी कि रास्ते में अगर वो किसी एजेंट के थ्रू आ रहे थे तो उस एजेंट ने अपने पास रख लिए, या किसी ने छीन लिए, या कोई और इस तरह से वारदात हो गई। क्योंकि वो जो ट्रैवलिंग होती है जहाँ से वो आते हैं, जो राउट है पूरा ब्राजील से या इक्वाडोर से कोलंबिया, पनामा, मतलब तकरीबन 12 से 13 ममालिक हैं जो वो क्रॉस करके अल्टीमेटली मैक्सिको यूएस बॉर्डर तक पहुंचते हैं। तो उसमें वो फिर पहाड़ों से गुजर रहे हैं, जंगलों से गुजर रहे हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स बाद का सिक्योर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, इवन कि अपनी जिंदगी बचाना मुश्किल हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स तो जो है वो बड़ी छोटी बात है। तो इसलिए 60 to 70% लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। और जो 30-40% होते हैं जिनके पास वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो फिर सीबीपी वाले जो हैं वो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली अपनी कस्टडी में रख लेते हैं। और बाकी डॉक्यूमेंट्स जो है वो उनके केस प्रॉपर्टी के तौर पे रहते हैं। जब उनको जरूरत होती है या केस खत्म होता है तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वापस ले सकते हैं। तो जब सीबीपी उनको ले जाती है और फिर उनको जाहिर है कि डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाता होगा, तो उसी वक्त क्या तय कर लेते हैं सीबीपी वाले कि भाई इनको असाइलम के प्रोसेस पे रखना है और इनको नहीं रखना? ये कैसे तय करते हैं?
जो प्रोसेस होता है नॉर्मली, जब बॉर्डर पे आते हैं या अरेस्ट हो जाते हैं, तो फर्स्ट एजेंसी जो इन्वॉल्व होती है वो सीबीपी होती है, कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन जिसको हम कहते हैं। तो नॉर्मली उनका कहना यह है कि हमने 72 आवर्स के अंदर उनको प्रोसेस करना होता है। ठीक, 72 आवर्स के अंदर उन्होंने प्रोसेस करके कि ये लोग जो हैं इनको हमने यहीं से वापस भेज देना है या इनको आगे किसी और एजेंसी को हैंड ओवर करना है। तो ना, लेकिन वो 72 आवर्स के अंदर नॉर्मली होता नहीं है, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा है, स्टाफ कम है, बाज़ औक़ात एक एक हफ्ता 10 10 दिन भी लग जाते हैं। लेकिन ये है कि जब वो उसको प्रोसेस कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर वो उनको हैंड ओवर कर देते हैं आइस को, जिसको इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट कहते हैं। जब वो इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट की कस्टडी में आते हैं, तो वहां से फिर जो है वो असाइलम ऑफिस जो है वो बीच में आ जाता है, और वो उनके इंटरव्यू स्केड्यूल करता है, जिसको वो क्रेडिबल फियर इंटरव्यू कहते हैं। क्रेडिबल फियर इंटरव्यू बेसिकली इनिशियल स्क्रीनिंग होती है इस चीज की कि जो बंदा क्लेम कर रहा है कि उसकी जान को खतरा है उसके मुल्क के अंदर, क्या उसके क्लेम के अंदर इतनी जान है कि इसका केस जो है एक प्रॉपर कोर्ट में सुना जाए या नहीं। तो वो जो क्रेडिबल फियर इंटरव्यू होता है वो नॉर्मली जब वो आइस की कस्टडी में जाते हैं, आइस की कस्टडी में जाने के 2 से 3 वीक के अंदर होता है। और वो इंटरव्यू तकरीबन 3 से 4 घंटे का होता है। अगर इंग्लिश नहीं बोलता बंदा तो उसको इंटरप्रेटर भी गवर्नमेंट देती है। और इंटरव्यू के बाद वो जो असाइलम ऑफिसर होता है वो ये डिटरमिन करता है कि इसका जो क्लेम है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो कहता है कि पॉजिटिव है तो फिर उसका केस जो है वो फॉर्मली कोर्ट के पास चला जाता है, जहां पर वो फिर अपनी असाइलम एप्लीकेशन फाइल करता है। अगर असाइलम ऑफिसर डिटरमिन करता है कि इसका क्लेम पॉजिटिव नहीं है बल्कि नेगेटिव है, तो फिर भी वो उसका केस जो है वो इमिग्रेशन जज के पास भेजते हैं। लेकिन वो सिर्फ फिर इस चीज की डिटर्मिनेशन के लिए होता है कि जो ऑफिसर ने डिसीजन दिया है वो ठीक है या उसके अंदर कोई लीगली प्रॉब्लम है। अगर जज उस डिसीजन को अफर्म कर देता है, कहता है कि असाइलम ऑफिसर ने जो डिसीजन दिया है ये करेक्ट है, तो फिर गवर्नमेंट उसका नॉर्मली वापस भेजने का प्रोसेस जो है वो शुरू कर देती है, और उस शख्स को यहाँ पर असाइलम एप्लीकेशन फाइल करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन अगर जज समझता है कि उसने जो असाइलम ऑफिसर ने जो डिसीजन दिया है वो लीगली दुरुस्त नहीं है, तो वो उसके डिसीजन को सेट असाइड करके वो कहता है कि नहीं, इसका क्लेम जो है वो पॉजिटिव है। और फिर वो उनको दोबारा एजेंसी को केस वापस भेज देता है कि इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके इसका केस जो है दोबारा कोर्ट में भेजा जाए और इसको असाइलम एप्लीकेशन फाइल करने का मौका दिया जाए। तो इस तरह से ये असाइलम केस जो है वो स्टार्ट होता है। और नॉर्मली इस वक्त तक वो जो बंदा होता है वो आइस की कस्टडी में ही होता है। और डिटेंशन सेंटर्स में रहते हैं, जो जी। अलग अलग जगह पे हैं डिटेंशन सेंटर्स। जी बिल्कुल। तो उसके उस मौके पे फिर आप लोग मदद करने को आते हैं, कैसे कांटेक्ट करते हैं ये लोग? आपको करते हैं, आप किसी के थ्रू उनको पहुंचाते हैं, प्रो बोनो क्या है सिस्टम? एक तो जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि बहुत अच्छी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रो बोनो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं ऐसे असाइलम सीकर्स को। और नॉर्मली वो हर डिटेंशन सेंटर का विजिट करते हैं वंस अ वीक। और नॉर्मली डिटेंशन सेंटर्स के अंदर एक एज अ कर्टेसी एक रूम भी उनको दिया गया होता है कि वो वहां पर जाके जो वहां पर डिटेनीज हैं उनको उनके जो इश्यूज हैं उस पे बता सकते हैं कि उनके क्या राइट्स हैं। तो और साथ ही वो उनको एक लिस्ट भी देते हैं कि इस सिटी के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रो बोनो वर्क कर रही हैं। तो इस तरह से उनको एक्सेस होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, और उनकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, और वो अगर वो उनके जरिए केस करना चाहें तो उनसे हेल्प सीख करते हैं। लेकिन नॉर्मली जो होता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं बहुत बिजी होती हैं, उनके पास जो है वो इतना टाइम नहीं होता कि हर केस को जो है, हर शख्स को हेल्प कर सकें। तो फिर उसके बाद वो जो लोग हैं वो प्राइवेट अटर्नीज जो है उनके पास आते हैं। तो प्राइवेट अटर्नीज के पास आने का सबसे जो ज्यादा मैंने देखा है कि तरीका होता है कि किस तरह से वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जिस तरह से मेरे अभी वहां पर क्लाइंट है एक डिटेंशन सेंटर के अंदर, तो वहां पर जो नया बंदा आएगा वो आके
डिस्कस करेगा कि ये मैं वहां से आया हूँ, ये मेरा इश्यूज हैं, तो यहाँ पर किस तरह के कौन अटर्नीज हैं। वो फिर आपस में डिस्कस करते हैं जी कि फलां मेरा फलां अटर्नी है, मेरा फलां अटर्नी है। वो फिर एक कंसेंसस डिस्कशन के बाद उसको जो लगता है कि ये वाला अटर्नी जो है मेरे लिए सूटेबल रहेगा, तो वो फिर अंदर से अटर्नी को कॉल कर सकता है। लेकिन वो कॉल जो होती है नॉर्मली वो प्रिविलेज्ड कॉल नहीं होती, वो कॉल गवर्नमेंट रिकॉर्ड करती है। तो मत वो प्राइवेट नहीं होती, उसके अंदर इंफॉर्मेशन जो होती है वो गवर्नमेंट के पास जा रही होती है। लेकिन ये है कि उसमें वो फिर कॉल करके बताता है जी कि मैं, ये मेरा नाम है। एक जो एजेंसी ने उनको नंबर डेडिकेटेडली एलोकेट किया होता है, उसको वो एलियन नंबर कहते हैं, कि ये मेरा एलियन नंबर है और ये मेरा नाम है, जहाँ पे मैं हूँ और मैं आपको वकील करना चाहता हूँ। तो वकील जो है उनको इजाजत होती है कि वो डिटेंशन सेंटर के अंदर जाके जो वहां पर डिटेनीज हैं उनके साथ मुलाकात कर सकते हैं। तो इस तरह से वो राब्ते में आते हैं, फिर वहां से वो डिस्कस करके तो आगे केस को फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस हाल का कुछ बताएं, जो ये जो इंडियंस बहुत आ रहे हैं, तो इनमें कोई आपने केस लिया हो, कैसे मिले आप, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, कैसे रह रहे हैं? मेरे क्लाइंट हैं जिनका मैंने असाइलम केस फाइल किया हुआ है, लेकिन वो असाइलम केस मैंने यूएससीएस के पास फाइल किया हुआ है। बेसिकली असाइलम केस दो तरह से स्टार्ट हो सकता है। अगर आप पहले से यूएस के अंदर हैं लीगली, या किसी भी तरह से आप आए हुए हैं और आप रिमूवल प्रोसीडिंग्स के अंदर नहीं है, मतलब कि आपका केस इमिग्रेशन कोर्ट में नहीं है, तो आप अपना असाइलम केस जो है यूएससीएस के पास फाइल कर सकते हैं। तो वो जो क्लाइंट है वो तकरीबन मेरा ख्याल है कि पिछले 10 साल से यूएस के अंदर है, और उसका स्टेटस स्टूडेंट वीजा का था। फिर उसने कुछ एम्प्लॉयमेंट बेस्ड भी काम किया जहाँ पर उसकी फैमिली भी इधर है। इमीडिएट फैमिली यूएस में है, लेकिन उसकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो इंडिया के अंदर है, मुस्लिम है वो। तो पिछले साल वो मेरे राब्ते में आया और उसने कहा जी कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, मैंने असाइलम केस फाइल करना है। मैंने जब उसकी हिस्ट्री ली तो मुझे पता चला कि पिछले 10 साल से यूएस के अंदर है। तो दैट वाज क्वाइट स्ट्रेंज थिंग फॉर मी, कि आप पिछले 10 साल से यूएस के अंदर हैं, तो अब आप क्यों जो है वो असाइलम केस फाइल करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि पिछले 10 साल से मैं इधर था, लेकिन मेरा अल्टीमेटली प्लान यही था कि जहाँ से मैंने पीएचडी अपनी कंप्लीट करनी थी, ही वाज द पीएचडी स्टूडेंट, कि मैंने पीएचडी डिग्री कंप्लीट करनी। फिर मेरा था कि उस पीएचडी की बेस पे मैं जहाँ पर 1-2 साल जॉब करूंगा, और फिर उस बैकग्राउंड के साथ कि मेरे पास यूएस की डिग्री है, यूएस का एक्सपीरियंस है, मैं इंडिया में जाऊंगा तो आई वाज फीलिंग कि आई विल बी क्वाइट गुड टू फाइंड अ जॉब एंड हैव अ कैरियर। लेकिन उसने कहा जी कि पिछले अरसे के अंदर जो बीजेपी की गवर्नमेंट में इश्यूज हुए हैं वहां पर, तो उन इश्यूज की वजह से अब मैं ये फील करता हूँ कि मेरी फैमिली वहां पर सेफ नहीं है। जिस तरह से इंडिपेंडेंटली या फ्रीली मैंने वहां पर अपना बचपन या जवानी गुजारी है, मुझे लगता है कि वो नहीं गुजारेंगे। और फिर उसने बताया कि उसकी फैमिली जो है उनके साथ एक दो लोगों के साथ इस तरह के इंसिडेंट्स भी हुए हैं। तो इस वजह से भी जो है वो थ्रेट का लेवल मजीद बढ़ गया। तो उसकी बेसिस पे फिर उन्होंने जो है वो एक अपनी डिटेल दी। डेफिनेटली कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जो मैं शेयर नहीं कर सकता, कॉन्फिडेंशियल है। जी जी। तो इस वजह से ये मेरे लिए एक स्ट्रेंज चीज थी कि जो बंदा 10 साल यूएस के अंदर रहने के बावजूद भी यही सोच रहा था कि उसने अल्टीमेटली जाके इंडिया के अंदर ही सेटल होना है। लेकिन पिछले अरसे के दौरान 1-2 साल के अंदर मेरे इलम में शायद उतना नहीं है जितना आपके इलम में होगा कि वहां पर क्या चेंजेस आई हैं, जी जी। जिन्होंने उसको फोर्स किया है कि नहीं, आप जो है ना अपना पिछले 10 साल वाला जो ख्वाब है उसको छोड़ें, और अभी जो है आप इधर जो है सेटल होने की या यहाँ पर असाइलम सीख करने की कोशिश करें। तो इस तरह की चीजें हैं। बहुत ज्यादा सिख कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं, उनके भी ऑलमोस्ट इसी तरह की जो है वो होती हैं कि उनके परसिक्यूट किया गया, उनकी फैमिली पे अटैक किया गया, पॉलिटिकल जो बेसिस हैं उन पे उनको अटैक किया जा रहा है। तो दीज आर द थिंग रिसेंटली कमिंग फ्रॉम इंडिया। मैंने तकरीबन पूरे यूएस के अंदर केसेस डील किए हैं। तो हमारे इधर जो इमिग्रेशन कोर्ट्स हैं सैन डिएगो के अंदर, दो दो कोर्ट्स हैं। सैन डिएगो सिटी के अंदर एक डिटेन्ड केसेस को देखती है, एक नॉन डिटेन्ड केसेस को देखती है। फिर जिस तरह से मैंने बताया इंपीरियल काउंटी है जो टुवर्ड द एरिजोना बॉर्डर है,
तो वहां पर भी इमिग्रेशन कोर्ट है, वहां पर कैलेक्सिको बॉर्डर है जहां पर मोस्टली लोग जो है वो आते हैं मैक्सिको के थ्रू, तो वहां पर भी केसेस करता हूँ। तो अगरचे ये समझा जाता है कि ये सारा बॉर्डर जो है यहाँ पर स्पेनिश स्पीकिंग लोग ही ज्यादा आते होंगे, लेकिन शायद आपके इलम में हो, लेकिन बाकी लोगों के लिए ये शायद हैरानकुन हो कि जितने मैक्सिकन आते हैं शायद उतने ही तादाद में नॉन मैक्सिकन आते हैं, जिसमें डेफिनेटली साउथ एशिया के लोग हैं, अफ्रीका के लोग हैं। और एक बड़ा लंबा सफर तय करके, बड़ा दुश्वार दुश्वार कौन और जानलेवा एक सफर होता है मेरे ख्याल में, जिससे गुजर के वो इस बॉर्डर पे पहुंचते हैं। और अनफॉर्चुनेटली बाद औक़ात फिर ये भी होता है कि वो जितनी होप्स लेके आए होते हैं कि अमेरिका के अंदर जाएंगे, तो अमेरिका का एक कंसेप्ट है उनके बारे बारे जहन में कि एक फ्री कंट्री है। फ्री कंट्री का वो मतलब ये लेते हैं कि जैसे ही हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे वी आर फ्री। और लेकिन जब इधर आते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, उनको सीबीपी जो है वो अरेस्ट कर लेती है, और वो कई कई महीने बाद का बल्कि कई कई साल जो है वो डिटेंशन में रहते हैं। तो वो उनका जो आज़ादी का एक कंसेप्ट होता है अमेरिका के बारे में, वो अनफॉर्चुनेटली बड़ा फिर बुरी तरह से क्रश होता है। अमेरिका के अंदर जो क्रिमिनल लॉ है उसमें तो ये है कि जब किसी को गवर्नमेंट चार्ज करेगी किसी भी ऑफेंस के अंदर, और जब वो बंदा कोर्ट में जाएगा, तो कोर्ट बाय लॉ उसकी एक बेल अमाउंट सेट करेगी कि अगर ये वाला बेल बॉन्ड वो सबमिट करता है तो उसको रिलीज कर दिया जाए। और 90% केसेस में बेल बाय राइट होती है। सिर्फ कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें जैसे मर्डर है या इस तरह के जो केसेस होते हैं, उनमें कोर्ट जो है बेल सेट नहीं करती। ये जनरली क्रिमिनल केसेस का रूटीन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमिग्रेशन के अंदर ऐसा नहीं है। इमिग्रेशन में आप एज अ मैटर ऑफ राइट बॉन्ड क्लेम नहीं कर सकते। ठीक, बॉन्ड क्लेम करने के लिए आपको दो चीजें साबित करना पड़ती हैं। एक ये कि आप डेंजर टू कम्युनिटी नहीं है, कि आप कोई डेंजरस आदमी नहीं है, और उसका एक लीगल क्राइटेरिया है कि कैसे वो डिटर्मिनेशन होगी, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड चीज। दूसरा ये है कि अगर आपको बॉन्ड दे दिया जाता है तो आप फ्लाइट रिस्क नहीं, फ्लाइट रिस्क का मतलब ये है कि आप गायब नहीं हो गायब जाएंगे, नहीं हो जाए। आप पेश होते रहेंगे। अब उसके अंदर बड़ी डिस्क्रिशन है कोर्ट की भी कि और बहुत सारे केसेस के अंदर ऐसा होता है कि कोर्ट बॉन्ड नहीं देती किसी भी वजह से। कोर्ट समझती है कि या तो ये डेंजर टू कम्युनिटी है, या ये समझती है कि नहीं, ये बंदा गायब हो जाएगा। इंटरेस्ट। और उनका केस जो है वो डिटेंशन सेंटर में रहते हुए ही फिर शुरू हो जाता है। और फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि असाइल इमिग्रेशन जज जो है उसका केस डिसाइड कर देगा 6 माह या 1 साल के अंदर। फिर उसके बाद उसकी अपील होती है। वो अपील तकरीबन 2 साल तक चलती है। बोर्ड ऑफ इमिग्रेशन अपील उस अपील को सुनता है। अब उस बोर्ड ऑफ इमिग्रेशन जो अपील डिसाइड करती है, तो उसके बाद कोर्ट ऑफ अपील्स में पेटिशन फाइल होती है। वहां पर भी साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाते हैं। तो अगर को इमिग्रेशन जज उसको रिलीज नहीं करता, तो जब तक उसका केस पेंडिंग है वो डिटेंशन सेंटर के अंदर ही रहता है। और मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि लोग 3-3 साल से डिटेंशन सेंटर के अंदर हैं और उनके केसेस चल रहे हैं। वेरिएशन इस लेवल तक है कि कुछ जजेस का ग्रांट रेट जो है वो 50% है, और कुछ जजेस का ग्रांट रेट जो है वो 3% है। कि उनके पास अगर 100 केसेस आते हैं तो 97 केसेस जो है वो रिजेक्ट करते हैं, और सिर्फ 3 केसेस वो अप्रूव करते हैं। तो ये जज टू जज इतने ज्यादा वेरिएशन है। मेजोरिटी केसेस आई वुड से कि दे आर दोज आर नॉट एक्सेप्टेड। ओनली वेरी फ्यू केसेस आर एक्सेप्टेड अल्टीमेटली। तो वो डिटेन रहते हैं या कहा जाता है कि भाई अब डिपोर्ट कर दिया जाए इनको, उनके जो एक्सेप्ट नहीं होते? वो डिपेंड करता है कि अगर तो उनको डिटेंशन सेंटर से रिहाई मिल गई थी, तो फिर तो वो किसी हद तक अपील के प्रोसेस में जाते हैं, केस को चलाते रहते हैं। क्योंकि एटलीस्ट ये होता है कि वो यूएस के अंदर हैं, और अगर असाइलम एप्लीकेशन फाइल करने के 6 महीने के बाद उनको वर्क ऑथराइजेशन भी मिल जाती है। तो अगर उनको काम मिल गया है और वो आउट ऑफ डिटेंशन है और उनका केस अगर अपील में भी चल रहा है, तो दे फील दैट ओके, लेट्स कंटिन्यू द फाइट। लेकिन अच्छा। अगर अगर उनको डिटेंशन सेंटर से रिहाई नहीं मिली, तो फिर उनके लिए ये मुश्किल होता है फैसला करना कि अगर इमिग्रेशन जज ने उनका केस डिनाई कर दिया है तो क्या हमें अपील में जाना चाहिए, या हमें इन्हें कहें कि हमें वापस भेज दें। जब तक अपील पेंडिंग है
गवर्नमेंट उनको वापस नहीं भेज सकती। जो आइस है, जिसको इमिग्रेशन एंड कस्टम जी। एनफोर्समेंट कहते हैं, उसकी अथॉरिटी है, वो किसी भी डिटेनी को रिलीज कर सकती है। डेफिनेटली उनके लिए गाइडलाइंस प्रोवाइडेड है अंडर द लॉ, लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ी उनकी डिस्क्रिशन है। वो किसी भी बंदे को जो बाहर से यूएस के अंदर आया है, उसको चाहे तो जो जो इंटरव्यू पहले हमने डिस्कस किया जिसको क्रेडिबल फियर इंटरव्यू कहते हैं, चाहे तो वो इंटरव्यू किए बगैर ही उनको छोड़ दें। वो आया, उससे पूछें जी कि हाँ आपका क्या नाम है, ये नाम है, कहाँ से आए हैं आप, जी मैं इंडिया से आया हूँ, क्यों आए हैं, जी मैं असाइलम फाइल करना चाहता हूँ, क्यों, सियासी बुनियादों पे, ठीक है जी। आपका कोई बंदा है यूएस में जानने वाला, जी मेरा बंदा है, कौन है, जी मेरे कजन है, मेरे अंकल हैं, क्या नाम है उनका, उनका नाम दें जी, एड्रेस दें, फोन नंबर दें, ओके जी, ठीक है, यू आर रिलीज। उसको एक पेपर देंगे कि ये तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं, फलां आइस ऑफिसर जो है ना, उसको आपने फलां डेट को जाके रिपोर्ट करनी है, यू आर रिलीज्ड। और फिर आप रिलीज होने के बाद असाइलम केस फाइल कर लें। ये भी उनकी डिस्क्रिशन है। दूसरा ये काम वो करते हैं कि उस स्टेज पे नहीं छोड़ते, लेकिन कहते हैं कि आप इंटरव्यू दें, इंटरव्यू के बाद देखेंगे। लोग क्रेडिबल फियर इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू का रिजल्ट आता है पॉजिटिव, उसके बाद वो कहते हैं हाँ जी आप अपने स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स दें, स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो वो कहते हैं जी उनको ठीक है जी, यू आर रिलीज। और स्पॉन्सर जब आप कह रहे हैं तो वो यहीं अमेरिका में कोई रहता हो वो स्पॉन्सर करता जी, है? स्पॉन्सर कोई भी ऐसा शख्स हो सकता है जो जो या तो ग्रीन कार्ड होल्डर है या सिटीजन है। ये है कि क्या पेपर वर्क रिक्वायर्ड है, और हर लोकेशन के रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं। अनफॉर्चुनेटली इतना इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है। तो अटर्नीज बेसिकली ये काम करते हैं कि डेफिनेटली जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके मुताबिक पेपर वर्क ऑर्गेनाइज करके देते हैं, ताकि आईएएस ऑफिसर जो है उसको 2 से 3 मिनट के अंदर अंदाजा हो जाए कि इस फाइल के अंदर क्या है, और मैंने इसको अप्रूव करना है या नहीं करना, क्योंकि उनके पास भी बहुत ज्यादा केसेस होते हैं। तो जितना जी। आप काम उनके लिए आसान बनाएंगे, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपका क्लाइंट जो है वो डिटेंशन सेंटर से रिलीज हो जाए। क्योंकि वो यूएस गवर्नमेंट का ये कंसर्न होता है कि अब अगर इसको हम छोड़ रहे हैं तो वर्क ऑथराइजेशन तो है नहीं इसके पास, तो इसका मतलब है या तो ये रोड के ऊपर आ जाएगा, या फिर जो सोशल बेनिफिट्स हैं उनकी तरफ ये कोशिश करेगा। हर दो सूरत में वो समझते हैं कि वो एक बर्डन होगा। तो इस वजह से वो जो स्पॉन्सर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, वो अपनी अंडरटेकिंग भी देता है कि वो इन चीज़ों की टेक केयर करेगा। तो नॉर्मली फिर ये होता है कि जब वो छोड़ दिए जाते हैं 6 माह के अंदर, उनको वर्क परमिट भी मिल जाता है, तो वर्क परमिट मिलने के बाद वो इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू कर देते हैं। उससे उनकी सर्वाइवल भी होती रहती है और केस भी चलता रहता है। वर्क परमिट का लॉ ये है कि जब आप असाइलम केस फाइल करते हैं उसके 150 डेज के बाद आप वर्क ऑथराइजेशन के लिए, वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद वो 30 से 60 दिन के अंदर वो उसको डिसाइड करते हैं। नॉर्मली अगर आपका केस पेंडिंग हो तो आपको वर्क ऑथराइजेशन मिल जाती है, और वो जब तक आपका केस पेंडिंग होता है तब तक के लिए वैलिड होती है, लेकिन इनिशियली वो 2 साल के लिए इशू करते हैं, फिर आप उसको रीन्यू करवा सकते हैं। तो ये है कि बाज़-औक़ात जब लोग आते हैं तो उनके पास स्पॉन्सर या कोई इस तरह की फैमिली नहीं सपोर्ट सिस्टम होता कि जहाँ पर वो जाके रह सके। फॉर द टाइम बीइंग उनको कोई नॉन प्रॉफिट स्पॉन्सर कर देती है। लेकिन नॉन नॉन प्रॉफिट जो है उनका फिर ये होता है कि अगर आप उनके डॉक्यूमेंट्स की बेस पे डिटेंशन सेंटर से बाहर आ गए हैं तो आप हफ्ता 10 दिन महीने के अंदर आप अल्टरनेट अरेंज करें, और आप किसी और जगह शिफ्ट हो जाएं, ताकि उस जगह पे वो किसी और को अकोमोडेट कर सकें और किसी और को डिटेंशन सेंटर से बाहर ला सकें। तो वो फिर जो है वहां से अगर जब निकलते हैं उनके पास अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं होता, तो बाज़ औक़ात फिर वो जो है हम्म। इस तरह की सूरत हाल में चले जाते हैं। और एक फैमिली मेंबर ने अगर सैंडियागो बॉर्डर से क्रॉस किया है, दूसरे ने जो है वो टेक्सास से क्रॉस किया है, और कोई मिसहैप हो गया है, तो कोई ऐसा चैनल नहीं है कि दोनों एक दूसरे के बारे में जान सकें। ये है कि अगर वो उसके बाद रिलीज हो जाते हैं, रिलीज होने के बाद जो है ना किसी तरीके से पर्सनल एफर्ट्स करके वो कोई इंफॉर्मेशन ले लें, तो दैट इज पॉसिबल। अदरवाइज देयर इज नो मैकेनिज्म to connect the families who are trying to cross border from different locations to the US. तो इमिग्रेशन सिस्टम इतना जितना कॉम्प्लिकेटेड है उतना अच्छा उसके अंदर वो रिजल्ट्स नहीं है, या लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल करने की उतनी उसके अंदर शायद अभी तक ताकत नहीं है। सज्जाद हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया